साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी में। और आज का जो वीडियो होगा ये होगा पांचवा वीडियो इस सीरीज का, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा, बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखें। मैं हूं आपका दोस्त दांगी सर। आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हम जो वीडियो नए डालते हैं उसको तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, साथ ही पुरानी वीडियो भी आपको बार बार देखने के में दिक्कत नहीं आएगी, एक साथ आपको मिल जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। दूसरा है, आप जो भी वीडियो हमारे देखते हैं, यदि वो आपको अच्छे लगते हैं या उनमें आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आप बता सकते हैं, कुछ हमसे चाहते, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि जो चीज़ आपको अच्छी लगी है और जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है वो आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। साथ ही यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो DKMPPSC.com ये हमारी वेबसाइट है, इसको एक बार ज़रूर सर्च करें। इसमें हमने एक ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट किया है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स को। और ये जो कोर्स है ये प्री जो परीक्षा 2017 की, इसके लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया, तो एक बार जरूर जाके देखें। इसके अलावा भी अगर ऑनलाइन कोर्स जो नहीं भी कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी उपलब्ध हैं, तो एक बार यहाँ पर आप जाके जरूर देखें। चलिए नदियों की बात प्रारंभ करें तो नदियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी नदी है मध्य प्रदेश की, सबसे पहला जिस नदी का नाम आता है वो है नर्मदा। नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। उद्गम की बात करें तो ये अनूपपुर जिले में अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो हैं मेकल श्रेणी में, ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से ये निकलती है, ओरिजिनेट होती है। ये जो मिलती है ये खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, खंबात की खाड़ी में मिलती है। अरब सागर और भड़ोच जो है जिला गुजरात का, वहाँ पर ये जाकर मिलती है। कुल इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 यानी कि 1312 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। इसमें से 1077 किलोमीटर ये MP के अंदर बहती है, यानी कि जो टोटल इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में जो इसकी लंबाई है वो है 1077 किलोमीटर। अगर इसका बेसिन क्षेत्र की देखिए हम, बेसिन क्षेत्र वो या अववाद क्षेत्र जिसे कहते हैं, वो जगह होती है जहां से किसी भी नदी का पानी आता है। यदि आप इसका देखोगे तो ये जो पीले कलर का, येलो कलर का जो पूरा के पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र है ये नर्मदा नदी का बेसिन क्षेत्र। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र इसके पास है, ये है 93,180 वर्ग किलोमीटर। 93,180 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी में आता है। इस नर्मदा बेसिन का 89.9% हिस्सा पड़ता है MP में, 8.7% हिस्सा पड़ता है गुजरात में, और 6.5 हिस्सा जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है, 6.5 पड़ता है। और 2.7 जो हिस्सा पड़ता है वो पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जगह 8.7 उसका ध्यान दे गए, तो इसको थोड़ा सा देख लें आप। ये जो हिस्सा पड़ता है महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में इसका नदी बेसिन क्षेत्र पर पड़ता है। ये जो नदी है जब समुद्र में मिलती है तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या होती है, जब कोई भी नदी समुद्र में मिलती है तो दो तरह से मिलती है, या तो वो अपने जो मुंह होता है उसका वो चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है, तो उस जब वो फैलता है तो डेल्टा का निर्माण करती है, जब वो सकरा हो जाता है तो वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है और ये मध्य प्रदेश की उन प्रमुख नदियों में से, भारत की भी उन प्रमुख नदियों में से है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, क्योंकि इधर पूर्व है और इस तरफ है पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली बहुत कम नदियां हैं। इसमें एक तो ये है, और मध्य प्रदेश की दूसरी इंपॉर्टेंट नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है वो ताप्ती नदी है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट नदियां, क्योंकि अधिकतर जो नदियां हैं या तो उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये मात्र नदी और एक ताप्ती नदी ऐसी हैं जो बड़ी नदियों में शुमार हैं, जो कि पश्चिम से पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियां हैं, 41 करीब इसकी सहायक नदियां हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है और बड़े इनके नाम भी बड़े मजेदार हैं, जैसे आप सुनेंगे तो जैसे वरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव, गोई हिरन, तिंदोनी, वरना, चंद्रकेसर, कानर, मान, ऊंटी और हथनी, ये जो नाम है ये इसकी सहायक नदियों के नाम है। एक बार फिर से मैं नाम लूं तो बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव, गोई हिरन, तिंदोनी, वरना, चंद्रकेसर, कानर,
मान, ऊटी, हथनी, ये जो इसकी लगभग 41 सहायक नदियों में से ये प्रमुख नदियां हैं। अगर इसके तट पर बसे शहरों की बात की या नगरों की बात की जाए तो ये है जबलपुर, इसके जो तट पर बसे हैं जबलपुर, महेश्वर इसके तट पर बसा है, मंडला इसके तट पर बसा है, होशंगाबाद इसके तट पर बसा है, नरसिंहपुर इसके तट पर बसा हुआ है और ओंकारेश्वर, ये इसके तट पर बसे प्रमुख नगर हैं। साथ ही जब ये अपने जगह से अब जब अपने अमरकंटक जहाँ से इसका उद्गम होता है, जब यहाँ से निकलती है तो थोड़ी सी ही दूर जाकर ये एक जलप्रपात बनाती है। लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर जाकर एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है कपिलधारा। बहुत इंपॉर्टेंट जल प्रपात है ये, कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। और इस कपिलधारा जलप्रपात के फिर लगभग 100 मीटर की दूरी पर ये दुग्धधारा जलप्रपात बनाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जो बनाती है। फिर जब ये जबलपुर में पहुंचती है तो जबलपुर के पास में जाकर ये भेड़ाघाट नामक स्थान पर एक जलप्रपात बनाती है जो काफ़ी दर्शनीय है और काफ़ी अच्छी लोकेशन भी है। काफ़ी इवन अब तो मूवीज़ की भी वहाँ शूटिंग होने लगी। आपने देखा होगा इस बार अभी जो मोहनजोदड़ो फिल्म आई थी उसमें जो मगरमच्छ वाला सीन था जिसमें ऋतिक रोशन मगरमच्छ से लड़ता है वो वहीं पर शूट किया गया था। इससे पहले शाहरुख खान की अशोका फिल्म आई थी, उसका जो करीना कपूर के साथ, उसका जो काफ़ी शूट वहाँ किए गए थे। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है भेड़ाघाट, जो कि संगमरमर के पत्थरों के लिए बहुत फेमस है। संगमरमर के पत्थर वहाँ मिलते हैं। तो वहाँ पर ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। उसके बाद नरसिंहपुर जिले में एक 3 मीटर ऊंचा जलप्रपात बनाती है। और हार्डिया और बड़वा एक जगह है, इसके बीच में ये 2 जलप्रपात बनाती है। एक है मानधार, इंपॉर्टेंट जलप्रपात है ये मानधार। जो मानधार जलप्रपात है वो नर्मदा और तवा नदी के संगम पर है, नर्मदा और तवा नदी के संगम पर है। साथ ही इसके पास में ही दर्दी जलप्रपात का भी निर्माण ये करती है। और फिर आगे जाके महेश्वर खरगोन में ये बनाती है सहस्त्रधारा जलप्रपात। ये इसकी बात करें तो ये मध्य प्रदेश की भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और पवित्रता की दृष्टि से मध्य प्रदेश में गंगा के समान है। जैसे गंगा का पानी और गंगा को पवित्र माना जाता है, उसी तरह से देश भर के अंदर, उसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा को पवित्र नदी माना जाता है। बात करें इसके योगदान की तो बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। इस पर लगभग 3000 से अधिक परियोजना, इस पे छोटी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं जो मध्य प्रदेश में, गुजरात में विशेषकर चल रही हैं। जो इसकी इंपॉर्टेंट परियोजना है उनके नाम में बात करूं तो यह है सरदार सरोवर जो कि गुजरात में चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर या पुनासा डैम जिसे कहा जाता है, पुनासा डैम, ये एक इम्पॉर्टेंट इसके ऊपर चलने वाली परियोजना है। इसके अलावा महेश्वर है धार के अंदर, बरगी बांध बना है जबलपुर के अंदर। ये इसकी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं जो कि इस पर चलाई जा रही हैं। साथियों, नर्मदा नदी के ऊपर कोई ना कोई प्रश्न बन ही जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा और इस पे प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। अगर नर्मदा नदी के बहाव की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरफ है विंध्याचल पर्वत और नीचे की तरफ है सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच ये नदी होकर गुजरती है। तो जो सीन बनता है, जो इसका बनता है कुछ इस तरह से, ये एक पर्वत हो जाता है और ये दूसरा पर्वत हो जाता है और बीच में जगह है, इसमें से ये नर्मदा नदी बहती है। और ये जो जगह है इसको कहते हैं रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी, और भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी में बहने वाली ये नदी है। भ्रंश घाटी में क्या होता है बेसिकली कि दोनों तरफ से जगह या तो उठ जाती है या बीच की जगह नीचे चली जाती है। उससे क्या हो जाता है कि बीच में घाटी बन जाती है, उससे घाटी जो बनती है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। और बगल के जो उठे हुए क्षेत्र होते हैं या पर्वत होते हैं उन्हें ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट घटना होती है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी भी है। चलिए, इसके बारे में इतना ही। अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है उसका नाम है चंबल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसका नाम धर्मावती, इसका एक और नाम है धर्मावती या चरमावती। धर्मावती या चरमावती के नाम से भी इसे जाना जाता है। यदि इसके उद्गम की बात करें तो इंदौर में महू के पास, इंदौर जिले में महू के पास है जाना पावा पहाड़ी से ये ओरिजिनेट होती है, निकलती है और जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में इटावा उत्तर प्रदेश के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी में इसका मिलन हो जाता है। यदि इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर लंबी ये नदी है और इंपॉर्टेंट नदी है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर कुल लंबाई है। ये जो नदी है बहुत फेमस है
दो चीज़ों के लिए, एक तो अपर्दन, अपर्दन यानी मिट्टी के कटाव के लिए, और एक बीहड़ों के लिए। ये अपर्दन से बीहड़ों का निर्माण हुआ। बीहड़ जो गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जो जिनका निर्माण हुआ है, और जिसके कारण डाकुओं की समस्या बड़ी एक फेमस समस्या हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर, तो इसके लिए ये बहुत फेमस है। साथ में एक ये चूलिया जलप्रपात का भी निर्माण करती है, इसलिए भी ये फेमस है। यदि इसके बारे में और बात की जाए तो ये जो नदी है, इसकी सहायक नदी में बात करें तो इसकी सहायक नदी है काली सिंध, इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा, क्षिप्रा जो उज्जैन के पास, उज्जैन में बहती है, क्षिप्रा नदी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर सिंहस्थ का मेला लगता है। सिंध और पार्वती, सिंध और पार्वती ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके किनारे बसे हुए शहरों की बात करें तो रतलाम इसके किनारे बसा एक इंपॉर्टेंट शहर है। महू ये भी इंपॉर्टेंट है। श्योपुर और मुरैना ये इसके बसे हुए इंपॉर्टेंट किनारे बसे हुए शहर हैं। इसके ऊपर जो 3 प्रमुख बांध या परियोजनाएं चलती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के लिए। पहला है गांधी सागर बांध, गांधी सागर, और ये गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर, मंदसौर में है। दूसरा जो है कोटा बैराज, या जिसे जवाहर सागर भी कहते हैं, जवाहर सागर भी कहते हैं, जो कि स्थित है कोटा राजस्थान में। और तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है राणा सागर, राणा सागर जो कि चित्तौड़गढ़ में है। तो ये इसके ऊपर बंधे हुए 3 बांध हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, राजस्थान बेसिकली सूखा प्रदेश है, लेकिन वहाँ सिंचाई की और जिस क्षेत्र में बहती है वहाँ वर्षा कम होती है, लेकिन उसके बाद भी इस नदी के कारण वहाँ सिंचाई की काफ़ी अच्छी व्यवस्था बना दी गई है, तो इसलिए ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली जिस नदी की हम बात करेंगे वो है ताप्ती नदी, या ये ताप्ती नदी का जो क्षेत्र है, आप ये देखेंगे पिंक कलर का, ये क्षेत्र है ताप्ती नदी का क्षेत्र है। नदी का नाम है ताप्ती। उद्गम की बात करें तो बैतूल के पास मुल्ताई एक जगह का नाम है, मुल्ताई, बैतूल मध्य प्रदेश से ये निकलती है। मिलन की बात करें तो ये जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये गिरती है सूरत के पास में जाकर, सूरत के पास खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर ये गिरती है। और इसका एक और नाम की बात करें तो इसको एक और नाम है सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री इसका एक और इम्पोर्टेंट नाम है। ये नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें ताप्ती नदी की तो 725 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई बनती है, और ये भी ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख का मतलब होता है एस्चुरी, ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और ये भी नदी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है, तो मध्य प्रदेश की उन 2 नदियों में से एक है जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है, और भ्रंश घाटी से होकर ये नदी बहती है। इसकी सहायक नदी इंपॉर्टेंट जो है वो है पूर्णा, इसकी सहायक नदी। और ये जो नदी है मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की दक्षिणी सीमा बनाती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की दक्षिणी सीमा बनाती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया था कौन सी ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की दक्षिणी सीमा बनाती है, तो वो नदी है ताप्ती नदी। बात करें अगली नदी है बेतवा नदी, इंपॉर्टेंट, उधर इंपॉर्टेंट बेतवा नदी। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। गंगा इसलिए कहा जाता है, कोई अच्छे मायने में नहीं कहा जाता, क्योंकि इसका प्रदूषण स्तर सेम है जो कि गंगा का प्रदूषण है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। वहाँ की पवित्रता की दृष्टि से इसे नहीं कहा जाता। इसका एक और जो नाम है वो है बेत्रवती, बेत्रवती ये इसका पुराना नाम है। इसका जो उद्गम होता है वो रायसेन का कुमरा गाँव, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में कुमरा गांव है, कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है। और ये इसका जो मिलन होता है ये चंबल यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी में, यमुना में हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 590 किलोमीटर। तो एक इंपॉर्टेंट नदी है। इसके किनारे जो बसे शहर है ये परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, जैसे विदिशा, सांची, ओरछा, ये इसके किनारे बसे हुए इंपॉर्टेंट शहर है जो लगातार, ओरछा ऐसा शहर है जिसके बारे में बार बार पूछा गया है। इसमें एक और ये इसकी सहायक नदियां हैं जो है एक बीना और एक है धसान। ये बीना और धसान जो सहायक नदियां हैं ये इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। और बीना की जो सहायक नदी है इसके ऊपर एक जलप्रपात बना है भालकुंड, भालकुंड ये प्रपात का निर्माण
करती है, बीना नदी करती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो एक और सहायक नदी है सिंधु, जो बाईं ओर से मिलती है, वो गुना और अशोकनगर जिलों को बिल्कुल बीच से काट के समद्विभाजित करती के निकलती है। और ये जो बेतवा नदी है, इसको केन नदी के साथ भारत की पहली नदी जोड़ो जो परियोजना है, भारत की एक इंपॉर्टेंट परियोजना, उसमें पहला जो प्रस्ताव है वो केन बेतवा का है या बेतवा केन का है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये पहले प्रस्ताव में, इसमें पहले फेस में काम किया जाएगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगली नदी की बात करें तो अगली नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा एक बहुत पवित्र नदी मानी जाती है और इसके तट पर लगता है सिंहस्थ का मेला। इसके उद्गम की बात करें यदि क्षिप्रा नदी के, तो इसका उद्गम होता है काकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से। काकरी बरडी पहाड़ी इंदौर के पास से इसका उद्गम होता है और मिलन ये चंबल नदी में, राजस्थान में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट, इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी नदी ये नहीं है, इसलिए इसकी लंबाई के बारे में बहुत ज़्यादा बात हमें करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर ये जो है देवास और इंदौर, उज्जैन जिलों के अंदर, ये इंदौर में नहीं, देवास और उज्जैन जिलों में ये बहती है और चंबल में जाकर मिल जाती है। और जो इम्पोर्टेंट इसके बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो है इसके किनारे पर कुंभ का मेला लगता है, कुंभ या सिंहस्थ का मेला लगता है। और 12 ज्योतिर्लिंग है जो भारत के अंदर, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है उज्जैन, उस पर वहाँ पर स्थित है। चलिए अगली नदी की बात करें। अगली जो नदी है वो है तवा। तवा जो नदी है वो नर्मदा नदी की एक बहुत बड़ी सहायक नदी है और बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। इसके उद्गम की बात करें तो ये पंचमढ़ी के जो पचमढ़ी है वहाँ से निकलती है। पचमढ़ी जो है होशंगाबाद में है। पचमढ़ी होशंगाबाद से निकलती है और वहाँ भी महादेव पर्वत से ये निकलती है और यहाँ से निकलकर ये नर्मदा नदी में मिल जाती है। जहाँ पर ये नर्मदा नदी में मिलती है वहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध तवा बांध भी बनाया गया है, तो इसका मिलन होता है नर्मदा में। और लंबाई भी इसकी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध बनाया गया है जो कि तवा बांध के नाम से इसे जाना जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसी पर ही, जहाँ पर ही दोनों का मिलन होता है नर्मदा और इसका, वहीं मांधार जलप्रपात बनता है। मांधार जलप्रपात का निर्माण ये करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो तवा बांध बनाया गया है ये काफ़ी बड़ा बांध है और काफ़ी बिजली भी यहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं अगली नदियों की। अब जो नदियाँ आएंगी काफ़ी छोटी नदियाँ हैं और इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा विस्तार से बात ना करते हुए उनकी खास चीज़ों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले एक और जो बड़ी नदी हमसे छूट गई है वो है सोन नदी, उसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सोन एक इंपॉर्टेंट नदी है जो यहाँ से निकलती है, आप देख पाएंगे नर्मदा के पास से ही निकलती है। उद्गम की इसकी बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और ये जाके मिल जाती है गंगा नदी में, गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी में भी ये दानापुर, एक जगह का नाम है बिहार के अंदर दानापुर, वहाँ जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। कुल इसकी लंबाई की बात करें तो काफ़ी लंबी नदी है, 780 किलोमीटर का लंबा है। और ये जो ग्रेट डार्क पीले येलो कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका अफवाह या बेसिन क्षेत्र है, जो कि कुल इसका जो क्षेत्र है 17,900 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, जो कि कुल इसका अफवाह क्षेत्र है। इस नदी का जो नाम है, अगला कुछ नाम, इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, स्वर्ण रेखा नदी या स्वर्ण नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इसके जो पानी है उसमें सोने के कुछ कण मिलते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, पहली है जोहिला, जो जोहिला वो भी यहीं से निकलती है, और दूसरी है रिहंद। ये दोनों नदियाँ भी इसी क्षेत्र से निकलती हैं जो इसमें जाकर मिल जाती हैं। तो ये दोनों की दोनों नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं। और ये इसके बाद बात करें जो छोटी नदी की हम बात करें, जैसे काली सिंध की बात करें, काली सिंध एक इंपॉर्टेंट नदी है। काली सिंध छोटी है हालांकि, लेकिन इंपॉर्टेंट नदी है। काली सिंध जो निकलती है वो बागली गांव से निकलती है, बागली गांव देवास से ये नदी निकलती है और ये जाकर कोटा राजस्थान के पास चंबल में मिल जाती है, चंबल में ये मिल जाती है। तो उसके बाद सिंध नदी की बात करें तो सिंध नदी जो है वो गुना के सिरोंज से निकलती है, गुना
सिरोंज से निकलती है सिंध नदी। सिंध नदी गुना के सिरोंज से निकलती है, जो कि चंबल की सहायक नदी है और चंबल में जाकर मिल जाती है। और ये नदी जो है पालपुर कूनो जो अभ्यारण्य है उसके बीच से होकर गुजरती है। और पालपुर कूनो भी काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले समय में, क्योंकि यहाँ पर गुजरात से गिर जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ से बब्बर शेर जो है एशियाई शेर, उनके लाए जाने की योजना चल रही थी, इसलिए काफ़ी ये चर्चा में रहा है। अगली नदी की बात करें तो ये है पार्वती नदी। पार्वती नदी सीहोर जिले में आष्टा के पास से निकलती है। सीहोर जिले में आष्टा जो तहसील है उसके पास से ये नदी निकलती है, इंपॉर्टेंट है। और ये जाके मिल जाती है चंबल में। बहुत ज़्यादा लंबी नदी नहीं है, इसलिए इसकी लंबाई की बात हम नहीं करेंगे। केन नदी की बात करें तो ये विंध्याचल की श्रेणियों से निकलती है। विंध्याचल की श्रेणियों से ये निकलती है और केन के जंगलों से बहते हुए यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है। यमुना नदी में केन नदी मिल जाती है। कूनो नदी की बात करें तो ये शिवपुरी के पठार से निकलती है। शिवपुरी पठार से ये नदी निकलती है और ये जाकर उत्तर में मुरैना तक जाती है और वहाँ जाकर ये फिर चंबल नदी में मिल जाती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट नदी हो जाती है ये। वहीं बात करें वर्धा नदी की। वर्धा एक और इम्पोर्टेंट नदी है जो दक्षिणी मध्य प्रदेश में बहती है। ये भी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। बैतूल के मुल्ताई जहाँ से ताप्ती नदी निकलती है उसके पास से ही ये नदी निकलती है, लेकिन ये दूसरी तरफ बहती हुई महाराष्ट्र में जाकर मिल जाती है बेनगंगा नदी में। बेनगंगा नदी के अंदर ये मिल जाती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद अगली नदी की बात करें तो ये है शक्कर, जो छिंदवाड़ा से निकलती है। शक्कर नदी है जो कि छिंदवाड़ा से निकलती है और इम्पोर्टेंट नदी है। गार की बात करें, गार एक और इम्पोर्टेंट नदी है यार, जो शिवनी से निकलती है। शिवनी से निकलती है और नर्मदा में जाकर मिल जाती है। बेनगंगा की बात करें तो बेनगंगा एक इम्पॉर्टेंट नदी है। ये वाला जो क्षेत्र आप देखेंगे बेनगंगा का क्षेत्र है, ये पसारबाड़ा पठार है, जो पारसबाड़ा पठार है, शिवनी से निकलती है और ये महाराष्ट्र में जाके मिल जाती है। कुंवारी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है और चंबल नदी के समानांतर बहते हुए भिंड में सिंध से मिल जाती है। और बीहड़ नदी एक इंपॉर्टेंट नदी है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जानी चाहिए। बीहड़ नदी रीवा में से निकलती है और रीवा से निकलने के बाद ये टोंस नदी में मिल जाती है। टोंस नदी में मिल जाती है और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात इस पे बनाती है, जो कि 130 मीटर ऊंचा ये चचाई जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका ये निर्माण करती है। तो ये इम्पोर्टेंट नदियां थी जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं, और आशा है कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। ना सिर्फ केवल पसंद आएगा बल्कि आपके लिए बहुत उपयोगी भी सिद्ध होने वाला है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें और पूरा देखें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। यही बात हम हमारी समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।